गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे क्राइसिस ऑफ नेशन स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखने की कोशिश करेंगे कि जो नेशन स्टेट है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि उसमें अब क्या क्या एरियाज ऑफ क्राइसिस आ रहे हैं। देखिए, जब स्टेट क्रिएट हुआ था उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा माना जाता था कि इट विल इवॉल्व इनटू नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप्स हैं जो एक शेयर्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे जुड़े हैं, वो सारे एक कॉमन यूनिफाइड नेशनल कॉन्शियसनेस के तहत एक स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़कर नेशन स्टेट क्रिएट करेंगे। पर क्या ऐसी चीज मटेरियलाइज होते हुए दिखी? आंसर इज नो। उसका रीजन क्या है कि इनफैक्ट हो ये रहा है कि जो रियलिटी है वो ये है कि आज हम कई बार देखते हैं कि स्टेट का एक ब्रेकडाउन हो रहा है। ये ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? ये ब्रेकडाउन कुछ ऐसे हो रहा है कि अगर हम देखें तो आज रिलीजन एक चैलेंज इमर्ज कर चुका है। आज आइडेंटिटी एक चैलेंज है। आज कास्ट एक चैलेंज है। और आज सेपरेटिज्म एक चैलेंज है। स्टेट के ब्रेकडाउन में रिलीजन, आइडेंटिटी, कास्ट और सेपरेटिज्म, ये चार फैक्टर जो हैं ये स्टेट को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं। स्टेट को ब्रेक करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि स्टेट रादर देन रिमेनिंग एज अ नेशन स्टेट, वो बेसिकली हो क्या रहा है कि ग्रेजुअली विदर अवे कर रहा है। विदर अवे का मतलब ये है कि वो ब्रेक डाउन कर रहा है। और ब्रेकडाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। रिलीजन का एक चैलेंज आ रहा है, स्टेट उसको समझ नहीं पा रहा है कि कैसे एडजस्ट करें। आइडेंटिटी का एक चैलेंज आ रहा है। कास्ट और सेपरेटिज्म का एक चैलेंज आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि इसके साथ साथ कुछ न्यू चैलेंजेस भी इमर्ज करें हैं जो प्रॉब्लम को और एग्रावेट कर देते हैं। ये न्यू चैलेंजेस में क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ माइग्रेशन एक चैलेंज है। वर्ल्ड ट्रेड एक न्यू चैलेंज बन रहा है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में भी कई कंट्रीज दूसरे कंट्रीज पे लिमिट्स लगा रही हैं। तो बहुत प्रकार के चैलेंजेस बन रहे हैं यहाँ पर। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल ये उठता है कि जो ये वेस्टफेलियन स्टेट था, जो कि बना था पूरा इस कॉन्टेक्स्ट में कि ग्लोबल लेवल पर हर कंट्री सोवरेन होगी, हर कंट्री सोवरेन होने के नाते अपने आप को कंसेप्चुअलाइज करेगी इस तरीके से कि वो इवेंचुअली इवॉल्व कर जाए नेशन स्टेट में, वो आज रिलीजन, आइडेंटिटी, कास्ट, सेपरेटिज्म, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, वर्ल्ड ट्रेड के चैलेंजेस को मीट कर रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हमारे को स्कॉलर्स का सहारा लेना है जो हमें और चीज़ों को इलेबोरेट करके बताते हैं। उल्रिक बेक एक स्कॉलर है। उल्रिक बेक जो स्कॉलर हैं वो क्या कहते हैं? उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है विच इज कॉल्ड रिस्क सोसाइटी थीसिस। ये रिस्क सोसाइटी थीसिस हमें समझाती है कि किस प्रकार से नेशन स्टेट को आज की डेट में चैलेंजेस आ रहे हैं। उल्रिक बेक कहते हैं कि टुडे वी आर लिविंग इन अ रिस्क सोसाइटी। रिस्क सोसाइटी का मतलब ये है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर अलग अलग प्रकार के क्राइसिस आ रहे हैं, लाइक पैंडमिक्स आ रहे हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज को लेके क्राइसिस आ रहे हैं, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। और ये सारे क्राइसिस कुछ ऐसे हैं कि ये नेशन स्टेट की बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये नेशन स्टेट के बॉर्डर्स के बियॉन्ड है। यानी कि ये जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं ये कोई ऐसे क्राइसिस नहीं है जो एक स्पेसिफिक नेशन स्टेट को ही अफेक्ट करते हैं। ये ऐसे क्राइसिस हैं जो मल्टीपल नेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आज की डेट में जो स्टेट्स को गवर्नेंस करनी थी अपने बॉर्डर्स के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर, अब वो उसके बियॉन्ड जा रही है। क्योंकि अब हो ये रहा है कि जो भी स्टेट्स हैं वो जिस प्रकार के चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं वो चैलेंजेस ही कुछ ऐसे हैं
कि आप अपनी टेरिटरी के अंदर स्टेप्स उठाकर उन चैलेंजेस को मीट नहीं कर सकते। अगर आज आपको उन चैलेंजेस को मीट करना है तो यू हैव टू गो एंड अडॉप्ट ट्रांसनेशनल गवर्नेंस। ट्रांसनेशनल गवर्नेंस का मतलब ये है कि गवर्नेंस दैट ट्रांसेंड्स द नेशनल बॉर्डर्स। गवर्नेंस जो आपके नेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड है। तो वो गवर्नेंस जो आपके नेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड है, अगर आपको वो टाइप की गवर्नेंस आज की डेट में करनी है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेट्स को लेके, जो कंसेप्चुअलाइज इस कॉन्टेक्स्ट में हुए थे कि हम सोवरेन तरीके से अपने बॉर्डर्स के अपने टेरिटरी में गवर्नेंस करेंगे। अब ये चीज कैसे इवेंचुअली मैनिफेस्ट करके मटेरियलाइज करेगी, ये कोई नहीं जान रहा है। क्योंकि आज भी अगर हम ट्रांसनेशनल गवर्नेंस की बात करें, तो उल्रिक बेक कहते हैं कि भाई पैंडेमिक को मैनेज करने में ग्लोबल लेवल पर चैलेंजेस आए। क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने में हम पिछले 2 डेकेड से देख रहे हैं कि कंसेंसस नहीं बन पा रहा। नेचुरल डिजास्टर्स जब होते हैं तो 2 कंट्रीज के पास इनको मीट करने के फ्रेमवर्क्स ही नहीं होते। तो उन्होंने ये जो रिस्क सोसाइटी की थीसिस दी, इस थीसिस के तहत ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि जो ट्रांसनेशनल गवर्नेंस है, जो एक आज की डेट में नॉर्म बन गया है कि यही करना है, वो करें कैसे, वो चीज मटेरियलाइज नहीं हो पा रही। इसके बाद अगर हम देखें तो एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है जिगमुंड बॉमन। जिगमुंड बॉमन क्या कहते हैं? उन्होंने एक थीसिस दी है जिसका नाम है लिक्विड मॉडर्निटी थीसिस। ये जो लिक्विड मॉडर्निटी थीसिस है जिगमुंड बॉमन की, इस थीसिस में उन्होंने ये बात बोली कि आज जितने भी स्टेट्स हैं वो विटनेस कर रहे हैं हाइपर मोबिलिटी। हाइपर मोबिलिटी का मतलब ये है कि आज किसी भी तरीके से जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स होते थे, ओल्ड स्ट्रक्चर्स में जहां पर बेसिकली स्टेबिलिटी पे एक फोकस किया जाता था, वो आज की डेट में नहीं है। क्योंकि जो न्यू स्ट्रक्चर्स सोसाइटी में आज हम देख रहे हैं कंट्रीज के केस में, वो हैं बेसिकली फास्ट, वो हैं अनस्टेबल, वो हैं अनप्रिडिक्टेबल। इसका क्या मतलब है? जिगमंड बॉमन कहते हैं कि देखो, आज स्टेट्स जितने भी हैं वर्ल्ड में वो हाइपर मोबिलिटी सेंट्रिक हैं। हाइपर मोबिलिटी का सेंट्रिक मतलब ये है कि आज अगर आप जॉब्स के केस में देखो, तो लोग जो हैं गिग वर्क को प्रेफर करते हैं। गिग वर्क को हमने इकोनॉमिक्स की क्लासेस में समझा है, वी आर नॉट रिपीटिंग दैट कॉन्सेप्ट। जॉब्स को अगर आप गिग वर्क के नज़रिए से देख रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग वर्क के साथ एक एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, तो आप एक जॉब को फास्ट पेस्ड नज़रिए से देख रहे हो, एक स्टेबल थिंकिंग के नज़रिए से नहीं देख रहे। आपका ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी ये है कि मेरी इनकम मैक्सिमाइज हो जाए। सिमिलरली वो कहते हैं कि जैसे आज हम रिलेशनशिप्स को देखें, तो रिलेशनशिप जो पहले होते थे, जो बेसिकली ट्रेडिशनल हुआ करते थे, वो आज की डेट में अगेन ऑनलाइन ऐप बेस्ड हो गए हैं। तो लोग आज की डेट में रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी पाने के बजाय रिलेशनशिप्स में भी हाईली हाइपर मोबाइल एक्टिविटीज को प्रेफर करते हैं कि भाई हम मल्टीपल लोगों से इंगेज कर लें, मल्टीपल लड़के लड़कियों से इंगेज कर लें, रादर देन हैविंग स्टेबल रिलेशनशिप्स। तो ये भी एक अनस्टेबल पैराडाइम क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली उन्होंने कहा कि आज की डेट में अगर हम आइडेंटिटी की चर्चा करें, तो आइडेंटिटी जो लोग पहले किसी भी चीज को आजमा के बनाते थे, लोग जो आइडेंटिटी है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पहले फॉर्म करते थे, आज वो आइडेंटिटी सारी की सारी डेलीगेट हो गई है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल कि जैसे एक सिंपल सा केस ये है कि पहले अगर आपको कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लेना होता था, तो आप उस कंपनी के ब्रांड वैल्यू को ट्रस्ट करते थे, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते थे। पर आज क्या है कि रादर देन वो कंपनी के ब्रांड वैल्यू और उसके प्रोडक्ट को ट्रस्ट करने के बजाय हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि कौन सा इन्फ्लुएंसर किस इन्फ्लुएंस से हमें वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कन्विंस कर रहा है। तो इस इन्फ्लुएंसर कल्चर से क्या हुआ है कि ब्रांड्स में भी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी सेट हो गई है, लोगों की आइडेंटिटी में भी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी सेट हो गई है। क्योंकि आइडेंटिटी अब कौन से फैक्टर्स से मोल्ड करेगी, ये हमें आज की डेट में नहीं पता।
क्या हो रहा है? जिगमंड बॉमन कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आप देखो कि लोग आज की डेट में बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि पॉपुलिज्म को आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को आज की डेट में हम उनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे बेसिकली इन्फर नहीं करते। आज की डेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम उसकी आइडियोलॉजी के तहत कि ये क्या वैल्यूज को लेके स्टैंड करती है उसके बेसिस पे चर्चा नहीं करते। हम ये देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या पॉपुलिज्म का मेजर ऑफर कर रही है। हमारे को बेसिकली, आपको याद होगा हमने रैशनल चॉइस अप्रोच के बारे में जो चर्चा की थी, जिगमंड बर्मन कह रहे हैं कि वही रैशनल चॉइस की थिंकिंग लोग आज की डेट में पॉलिटिक्स में अपना रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चीजें बहुत ज्यादा ग्रेजुअली यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल हो रही हैं। सिमिलरली आप आज की डेट में जिगमंड बर्मन का एक ये कॉन्टेक्स्ट देखो कि वो कहता है कि जो सिटीजनशिप थी पहले, वो कितनी स्टेबल हुआ करती थी। स्टेबल यानी कि आप किसी कंट्री के अगर सिटीजन है तो जनरली आपका पर्सपेक्टिव ये रहता था कि हम उसी कंट्री में परमानेंट रहेंगे, उस कंट्री में रहकर हम अपने अपॉर्चुनिटीज को और मैक्सिमाइज करेंगे। पर आज आपको गोल्डन वीजाज जो मिल रहे हैं, आज आपको जो डिजिटल नोमैड वीजाज मिल रहे हैं, इनके तहत क्या हो रहा है, मोबिलिटी बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। डिजिटल नोमैड वीजा हो या गोल्डन वीजा हो, इनके तहत सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि लोग अपने सिटीजनशिप को छोड़ के दूसरी किसी कंट्री के सिटीजनशिप को अपना लेते हैं। और वो अपनाने के बाद वो अपनी एक नई जगह पर जाके नई जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और आज जितने भी सोसाइटी में वेल्दी लोग हैं, वो मल्टीपल कंट्रीज में इस प्रकार से अपने आप को एंगेज करते हैं गोल्डन वीजास के तहत। तो जिगमंड बॉमन की बेसिकली ये जो लिक्विड मॉडर्निटी थीसिस है, वो ये कहना चाह रही है कि वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ हाइपर मोबिलिटी। इस हाइपर मोबिलिटी के एरिया में जो लाइफ है वो फास्ट, अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टेट है उसकी खुद की आइडेंटिटी में एक क्राइसिस आ रहा है। स्टेट को खुद नहीं समझ आ रहा कि हम अपने आप को इस पर्टिकुलर फास्ट, अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में कैसे बेसिकली पोजीशन करें। और जिगमंड बर्मन के इसी पॉइंट को आगे अगर एक स्कॉलर जो है उन्होंने बिल्ड किया, तो उनका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। जिगमंड बर्मन के बाद ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंथनी गिडन्स ने ये बोला कि आज अगर वर्ल्ड में हम हाइपर मोबिलिटी देख रहे हैं, तो इस हाइपर मोबिलिटी के एरा में हमें चाहिए व्हाट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी। रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी का मतलब ये है कि हमें अडेप्टेबिलिटी चाहिए। वो कह रहा है कि फ्यूचर सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो आज की डेट में इस हाइपर मोबिलिटी के एरा में, हाई मॉडर्नाइजेशन, रैपिड मोबिलिटी वाले एरा में जो है अडेप्टेबिलिटी शो कर पाए। जो लोग इस पर्टिकुलर हाइपर मोबिलिटी में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी पे इशू आएगा। और वो सस्टेनेबिलिटी पे इशू ऐसा आएगा कि वो बेसिकली अपने आप को एक स्टेट के अंदर स्टेट आइडेंटिटी क्राइसिस विटनेस करेंगे। स्टेट आइडेंटिटी क्राइसिस विटनेस करेंगे। तो जब तक एक सोसाइटी में सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, और वो भी तब तक नहीं आएगी जब तक लोग अडेप्टेबल नहीं होंगे, और वो नहीं होंगे तब तक जब तक लोग रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी को नहीं अपनाएंगे कि भाई हमें अडेप्टेबल होना है जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तब तक ये होगा कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस में यहाँ पर बेसिकली एक प्रकार से डूबे रहेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो केनिची ओमा ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है। केनिची ओमे ने क्या बोला? केनिची ओमे ने ये बोला एक बुक लिख के, एंड ऑफ नेशन स्टेट। उन्होंने ये बोला अपनी किताब में कि आज अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स का राइज इतना हो गया है, और उनका एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट मतलब कि उनका स्टेट्स के साथ डूब जाना, स्टेट्स में डूब जाना। ग्लोबल जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है, वो आज स्टेट्स के अंदर इतना ज्यादा एंट्रेंच, इतना ज्यादा डूब चुका है
कि आज इसकी वजह से जो स्टेट है वो सिर्फ एक फाइनेंस का फैसिलिटेटर बन गया है, देन डेवलपमेंट कंट्रोलर। ये कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इनका, देखिए कि केनेची में कहते हैं कि आज प्रॉब्लम क्या हुई है, वो ये है कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया, जब से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बना, वो धीरे धीरे स्टेट्स के अंदर इतना ज्यादा डीपन हो गया, डूब गया, इंट्रेंच हो गया कि जो स्टेट है उसका पूरा रवैया बदल गया। तो वो जो स्टेट, जो अभी हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा करी थी कि वो एक डेवलपमेंटल कंट्रोलर है, स्टेट को डेवलपमेंट करनी है, एम्बेडेड ऑटोनॉमी पीटर इवेंस की तरफ से लानी है, उसको करने के बजाय केनिची ओमे कहते हैं कि स्टेट आज की डेट में एक फाइनेंस का फैसिलिटेटर बन गया है। और ये जो फाइनेंस का फैसिलिटेटर स्टेट बना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी है वो एज अ रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और अगर डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो एक चीज तो तय है कि इस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रन में स्टेट को अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या वैल्यू अपनानी है। इसी रीजन से अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट को और एलेबोरेट किया एक और स्कॉलर ने, एक अलग नजरिया देके, जिनका नाम है स्टीफन क्रैसनर। स्टीफन क्रैसनर क्या कहते हैं, उन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हिपोक्रेसी, ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। वो ये कहते हैं कि स्टेट्स आज की डेट में ना ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेटिक बिहेवियर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि स्टीफन क्रेसनर कहते हैं कि जो स्टेट है वो पहले ये कहता है सबके सामने कि देखो मैं सोवरेन हूँ, मेरे सारे डिसीजंस जो हैं वो भी सोवरेन है। लेकिन रियलिटी क्या है कि स्टेट का कोई डिसीजन सोवरेन नहीं होता। स्टेट सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, और वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुआ है क्योंकि आज जब वो किसी दूसरी कंट्री से एड लेता है, जब उसके ऊपर किसी प्रकार के सैंक्शंस लगते हैं, जब वो किसी प्रकार की कोई ट्रीटी साइन करता है, जब वो किसी प्रकार के कोई इंटरनेशनल एनजीओ को अपने कंट्री में आने देता है, फंक्शन करने देता है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, स्टीफन क्रेसनर ये कह रहे हैं कि ये जो इंटायर कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेट्स हैं दे आर बेसिकली सोवरेन, ये एक प्रकार का मिथ है। ये मिथ इसलिए है क्योंकि रियलिटी में कोई स्टेट आज की डेट में सोवरेन है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि आज जब आप एड लेते हो या आपके ऊपर किसी प्रकार के सैंक्शन लगते हैं, आप किसी प्रकार की कोई ट्रीटी साइन करते हो, किसी इंटरनेशनल एनजीओ को अपने टेरिटरी में ऑपरेट करने की परमिशन देते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सोवरेनिटी अफेक्ट और कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और ये जो आपकी सोवरेनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज और अफेक्ट हो रही है, इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जब आप ये नारा लगाते हो कि हम तो सोवरेन है, वो नारा बड़ा वीक हो जाता है। तो वो चीज हमें यहाँ पर समझनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेशन स्टेट टुडे इज विटनेसिंग डिसकंटेंट। इसका क्या मतलब है कि नेशन स्टेट टुडे इज विटनेसिंग डिसकंटेंट्स? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आज ऐसा केस हो चुका है कि हमारे पास दो अलग प्रकार के केसेस वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। टुडे वी हैव नेशंस विदाउट अ स्टेट। आज हमारे पास केस है कि वी हैव स्टेट्स विदाउट अ नेशन। और दोनों जगह पर हमारे पास एक एक एग्जाम्पल है इसको समझने का। नेशन विदाउट अ स्टेट, इसका क्या मतलब है? नेशन है, स्टेट नहीं है। नेशन है का मतलब क्या है? लोग हैं, शेयर्ड फीलिंग है, वो शेयर्ड फीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उन शेयर्ड फीलिंग के साथ जुड़े हुए लोगों के पास अपनी कोई टेरिटरी नहीं है, अपना कोई स्टेट ही नहीं है। यहाँ पर अब आप समझेंगे कि एक एग्जाम्पल है
कुर्दिश लोगों का। कुर्दिश लोग कौन है? वो लोग हैं जो एक कॉमन कुर्दिश आइडेंटिटी के बेसिस पर एकजुट हैं। कुर्दिश लोग वो हैं जो एक शेयर्ड फीलिंग ऑफ कुर्दिश आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन कुर्दिश लोगों के पास अपना कोई स्टेट ही नहीं है। कुर्दिश लोग आज ईरान में हैं, इराक में हैं, टर्की में हैं, सीरिया में हैं। अलग अलग कंट्रियों में उनकी पॉपुलेशन बटी हुई है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो अक्सर न्यूज़ में चलते रहते हैं कुर्दिश लोगों के साथ साथ, वो हैं पैलेस्टीनियन लोग। पैलेस्टीनियंस कौन है? ये वो लोग हैं जो अगेन एक पैलेस्टीनियन फीलिंग के साथ, एक आइडेंटिटी के साथ एकजुट हैं। लेकिन इनके पास अपनी पैलेस्टीन नाम की कोई कंट्री नहीं है। इवन दो इसराइल को बोला गया था 1948 में टू स्टेट सॉल्यूशन के तहत कि पैलेस्टीन एक स्टेट बनेगा, इसराइल एक स्टेट बनेगा, लेकिन पैलेस्टीन जैसा स्टेट कभी इमर्ज ही नहीं हुआ। तो यहां पर जो आज पैलेस्टीनियंस की लड़ाई है कि वी हैव अ नेशन बट वी डोंट हैव अ स्टेट, कुर्दिश लोगों की लड़ाई है कि वी हैव अ नेशन बट वी डोंट हैव अ स्टेट, ये एक नया डिस्कंटेंट है वर्ल्ड में। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि देर इज अ स्टेट विदाउट अ नेशन, यानी कि एक टेरिटरी है, लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां पर यूनिफाइड नेशनल लेवल की कोई फीलिंग नहीं है। केस इन पॉइंट, बेस्ट केस है यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम्स का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या है? अफगानी लोग एक पीस ऑफ लैंड में, टेरिटरी में रह रहे हैं, लेकिन अफगानी लोग अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, अलग अलग ट्राइबल क्लैंस में बटे हुए हैं। इन लोगों के पास एक नेशनल फीलिंग नहीं है जिसके बेसिस पे ये लोग सब यूनाइट हो पाए। तो ये क्या है? आज नेशन स्टेट का ये भी एक प्रकार का डिस्कंटेंट है। तो ये जो पेक्यूलियर सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ पर वी हैव कुर्दिश पीपल, पैलेस्टीनियंस, अफगानीज। इसी को अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले एक प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि बेनेडिक्ट एंडरसन ने ये क्या बोला, क्या है ये लोग? दीज आर व्हाट वी कॉल एज इमेजिन्ड कम्युनिटीज। दीज आर व्हाट वी कॉल एज इमेजिन्ड कम्युनिटीज। तो आज नेशन स्टेट अगर डिसकंटेंट विटनेस कर रहा है तो वहां पर सिर्फ ये दो फैक्टर्स नहीं है, एक फैक्टर और भी है। और वो तीसरा फैक्टर ये है कि वी हैव मल्टीपल ग्रुप्स इन अ स्टेट विच आर डिनाइड पावर और राइट्स। अच्छा, आज की डेट में एक ये पेक्यूलियर प्रॉब्लम है कि एक कंट्री के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन उन कुछ लोगों के पास किसी कारण से कोई राइट्स नहीं है। यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया विल किमलिका ने। तो विल किमलिका ने क्या बोला? विल किमलिका ने बोला कि देखो क्या है इशू आज की डेट में। विल किमलिका ने समझाया कि आज एलजीबीटीक्यू लोग हैं, आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज हैं, ये जो लोग हैं स्पेसिफिकली लेट से, इनको आज की डेट में एक स्टेट में होने के नाते सिटीजनशिप मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको जो सिटीजन होने के नाते कुछ राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। अब अमेरिका में ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को जिस प्रकार से ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, तो विल किमलिका कहती है कि देखो उनको अमेरिकन सिटीजन होने के बावजूद भी वो राइट्स प्रदान नहीं किए जा रहे। सिमिलरली जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को इंडिया में भी फॉर दैट मैटर होने के बावजूद बहुत लंबे समय के बाद उनके रिलेटेड लॉ लाके उनको राइट्स दिए गए, और वो राइट्स देने के बावजूद भी अभी तक राइट्स ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचे, ये एक और इंडिकेटर है जो विल किमलिका ने बोला कि सिटीजनशिप है लेकिन राइट्स नहीं है। तो यहां पर विल किमलिका ने क्या कहने की कोशिश करी? वो उसने ये कहने की कोशिश करी कि ये एक नेशन स्टेट का एक और डिसकंटेंट है कि यहाँ पर ग्रुप्स स्टेट में हैं, सिटीजनशिप भी है, पर पावर और राइट्स नहीं है। तो ये चीज अगर हम समझेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्टेट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व कर रहा है, जिसमें कुछ इस प्रकार की चीजें भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो आई होप इस डिस्कशन के बाद ये चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।